Good morning. I Ramo Singh, legal advisor. Today I have a topic administrative discrimination. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन तो होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये टॉपिक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को डिफाइन कैसे किया गया है, उनको सेगमेंट कैसे किया गया है। लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग, लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग जो रजिस्ट्रेशन करते हैं और रूल मेक करते हैं। जुडिशियल और एडजुडिकेटिव, कुछ जुडिशियल और एडजुडिकेटिव भी होते हैं। और प्योरली एजुकेटिव, टोटल एजुकेटिव क्लास होता है, वो उनमें डिफाइन करते हैं। और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का प्रोविज़न है। और हमारा लॉ भी और जुडिशियल रिव्यू भी मैंडेट करता है, और कोर्ट भी मैंडेट करती है। इनके लिए ज़रूरी है जुडिशियल डिस्क्रिशन, और जुडिशियल डिस्क्रिशन उनके लिए ओपन है, लेकिन उसके ग्राउंड दिए हैं रीजनेबल ग्राउंड पे, नेचुरल जस्टिस पे, रीजनेबल ग्राउंड पे है। नेचुरल जस्टिस का फॉलो अप करना है, खुद का विवेक का इस्तेमाल भी कह सकते हैं, लेकिन आपका स्वयं के ओपिनियन नहीं है उसमें, वो बिल्कुल मैंडेटेड बाय द लॉ होना चाहिए, और सुपरसीडिंग बाय एनी इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, वो है। तो वो तो डिस्क्रिशन हो गया। लेकिन हम यहाँ समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन, न्यू डायमेंशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल आर डेवलपिंग इन इंडिया। एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन will invalidate the action, although such instances are covered by under the Article 14 में तो कवर है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस एंड पॉजिटिव मोरालिटी के हिसाब से चलते हैं। और अफर्मेटिव एक्शन भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन पॉजिटिव वे में डिक्लेयर बाय एन अकाउंट ऑफ सम अदर अफर्मेटिव्स। Although such instances are covered under the Article 14 of the Constitution, if they can be declared by on account of some other affirmatives, जो भी affirmatives हैं उन पे। The Supreme Court in E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu stated that Article 14 strikes at arbitrariness. Article 14 strikes at arbitrariness. Arbitrariness किस पे? In state action and ensures fairness and equality of treatment necessarily involved निगेशन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का जो निगेशन है, निगेटिव इक्वलिटी एंड पॉजिटिव इक्वलिटी दो है। पॉजिटिव इक्वलिटी को लंबा समझना होगा तो उसको आरक्षण रिजर्वेशन से समझेंगे, लेकिन यहाँ तो व्हेन एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी इट इज इम्प्लिसिट इन इट दैट इट इज अनइक्वल। वो अगर कोई आर्बिट्रेरी है तो अनइक्वल है। इसका मतलब कैसे अनइक्वल है? कॉन्स्टिट्यूशन से भी अनइक्वल हो जाएगा, पॉलिटिकल लॉजिक में भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी वो अनइक्वल ही हो जाएगा। एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, और वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। विच रिक्वायर दैट स्टेट एक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन वैलिड रिलेवेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल अलाइक टू ऑल सिमिलरली सिचुएटेड पीपल। सिमिलरली सिचुएटेड पीपल का मतलब उनके साथ न्याय करना है। एंड एप्लीकेबल लाइक ऑल सिमिलरली सिचुएटेड, एंड इट मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय एनी एक्सटेनियस और इररिलेवेंट। एक्सटेनियस और इररिलेवेंट जो उससे रिलेवेंसी में नहीं आ रहे हैं, उनसे गाइडेड बाय देयर एक्सटेनियस एंड रिलेवेंट कंसिडरेशंस, जैसे भाई भतीजावाद एंड अदर कंसिडरेशन भी हो सकते हैं। The fast growing new attitude of Indian judiciary has given a highly activist expansion to Article 14 in the realm of the administrative process। जो एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे प्रोसेस है उसके लिए इन 10 सालों में, 20 सालों में, 20-25 साल 30 साल से जो ना काफ़ी कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म आया है, जिसमें जगह जगह पे कई बार जजों ने स्टार्ट किया है। जस्टिस भगवती ने तो बहुत कुछ किया है, जस्टिस भगवती ने तो एक लिफाफे पे भी एक्सेप्ट किया था। इन केसरीलाल वर्सेस JNK, केसरीलाल वर्सेस जम्मू कश्मीर का केस था। द सुप्रीम कोर्ट थ्रू जस्टिस भगवती मेंशन 2 लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ। जो 2 लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लॉ है वो कौन कौन सी 2 लिमिटेशंस हैं? विच कंस्ट्रक्ट एंड कंट्रोल द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट इन कन्फरिंग लार्जेस्ट
उदारता जिसको कहते हैं लार्जेस्ट, ऑन इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू टर्म, पहला है इन रिगार्ड टू टर्म विच लार्जेस्ट में बी ग्रांटेड, कौन सा लार्जेस्ट कौन सी उदारता ग्रांट करी है जाएगी, द इन रिगार्ड ऑफ द पर्सन्स हु मे बी रेसिपिएंट ऑफ सच लार्जेस्ट, और कौन उसको प्राप्त करेंगे, कौन रिसीव करेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस भगवती, एवरी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज ए पब्लिक एलिमेंट इन इट। गवर्नमेंट का काम क्या है, पब्लिक ने बनाया, पब्लिक के लिए काम करती है, एलिमेंट इन इट एंड इट मस्ट देयर फॉर बी इन्फॉर्म विथ रीजन एंड गाइडेड बाई द पब्लिक इंटरेस्ट, रीजन भी होना चाहिए और गाइडेड बाई द पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी एंड विदाउट रीजन्स एंड इफ इट डज, अगर वो करती है ऐसा, इट्स एक्शन वुड बी लायबल टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिडेटेड व्हेन द गवर्नमेंट अवार्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, वो उसी को बताएगा। व्हेन द गवर्नमेंट अवार्ड्स ए कॉन्ट्रैक्ट, लीजेज आउट or otherwise deals with its property or grants any other legacy, its action would be liable to be tested for its validity। उसका जो एक्शन है उसकी वैलिडिटी के लिए टेस्ट किया जा सकता है। टेस्टेड का मतलब उसे कोर्ट में समीक्षा की जा सकती है। ऑन द टच स्टोन ऑफ द रीजनेबलनेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, एंड इफ इट फेल्स टू सेटिस्फाई ईदर टेस्ट, अगर वो रीजनेबल भी नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। एज रिगार्ड सेकंड रेस्ट्रिक्शंस क्या है, द कोर्ट पॉइंट्स आउट दैट द स्टेट इज नॉट फ्री एज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल तो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता है, फिर उसमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ सारे काम करने लग जाते हैं, लेकिन वो सरकार से ज़्यादा फ्री है, वो सरकार नहीं फ्री है। ऑर्डिनरी आदमी सरकार से ज़्यादा लिबर्टी रखता है। एज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टू सेलेक्ट रेसिपिएंट फॉर इट्स लार्जेसी इन इट्स एब्सोल्यूट अनफेटर्ड डिस्क्रिशन, it may not deal with anyone, but if it does so, it should be fairly without discrimination and without unfair procedure। कोई unfair procedure नहीं होना चाहिए और कोई discrimination नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना चाहिए, रीजनेबलनेस में भी होना चाहिए। अगर दोनों को टेस्ट को फेल करता है तो वो मान लिया जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। द सुप्रीम कोर्ट in Tata Cellular versus Union of India observed that judicial review in administrative discretion is concerned with reviewing not the merit of the decision। मेरिट डिसीजन का जो हुआ है उसकी मेरिट को नहीं चेक कर रहा है, उसका रिव्यू नहीं करना है। with reviewing not the merit of the decision in support of which the application of judicial review is made। जो जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन मूव कर गई है उसकी मेरिट को उन्हें नहीं देखना है, उन्हें टेस्ट करना है, कोर्ट को टेस्ट करना है। बट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो रीजनेबल था, पब्लिक इंटरेस्ट में था, नेचुरल जस्टिस का फॉलो अप हुआ था, इनका बेस है। प्रोसीजर उस पर एक तरह से समझिए प्रोसेस पे जाएगा। द कोर्ट इज ओनली कंसर्न विद the court is only concerned with which those decisions have taken into action the subject to judicial control on the ground। क्या है उनमें चेक क्या करेगा, ये चेक क्या करेगा, द कोर्ट इज ओनली कंसर्न विद द मैनर इन विच दोज डिसीजन हैव बीन टेकन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल कंट्रोल ऑन द ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड्स है, इलीगलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, मतलब प्रोसीजर भी इम्प्रॉपर तो नहीं है। जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक केस में बताया है, ये BSN जोशी एंड सन्स एंड नायर कोल सर्विसेज में जो सुप्रीम कोर्ट ने
कुछ प्रेसिडेंट दिए हैं, कुछ प्रोविजंस निकाले, वो प्रोविजंस जो ना फॉर्मुलेट किए हैं, तो उसको समझते हैं। इफ़ देयर आर एजेंशियल कंडीशन द सेम मस्ट बी दैट, अगर किसी भी डिसीजन लेने में वहाँ पे कुछ एजेंशियल कंडीशंस है, वो कंडीशंस का पूरा फॉलोअप होगा। इफ़ देयर इज नो पावर ऑफ जनरल रिलैक्सेशन ऑर्डिनरली द सेम सेल नॉट बी एक्सरसाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस वुड बी अप्लाइड। अगर वहाँ कहीं कोई भी जनरलाइजेशन का या जनरल रिलैक्सेशन का कुछ भी विवरण नहीं है, तो आपको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना है, किसका? जो रूल्स रेगुलेशन लेट डाउन है उनका। एंड अप्लाइड वेयर इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल द पार्टीज टू कंप्लाई विथ ऑल सच कंडीशंस। किसी को कोई रिलैक्स नहीं देना है, सबके कंप्लायंस पूरे होते हैं तभी उन्हें एक्सेप्ट करना है। ये दूसरा था। इफ हाउ एवर ए डेविएशन इज मेड इन रिलेशन टू ऑल द पार्टीज इन रिगार्ड to any of such conditions ordinarily, again a power of relaxation may be held to be existing। अगर वहाँ पे कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है ऑर्डिनरी रूप से इसको समझते हैं। इफ हाउ एवर ए डेविएशन इज मेड इन रिलेशन टू ऑल द पार्टीज इन रिगार्ड टू एनी ऑफ सच कंडीशंस ऑर्डिनरली, अगेन ए पावर ऑफ रिलैक्सेशन में बी हेल्ड टू बी एग्जिस्टिंग। अगर वहाँ है कहीं विवरण दिया हुआ है तो वो रिलैक्सेशन को जो है ना वहाँ देखा जा सकता है, और वो सबके साथ होगा। द पार्टीज हु हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ सच रिलैक्सेशन शुड नॉट ऑर्डिनरली बी अलाउड टू टेक ए डिफरेंट स्टैंड इन रिलेशन टू कंप्लायंस ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द टेंडर कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी तरह का कोई, ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का केस था, द पार्टीज हु हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ सच रिलैक्सेशन शुड नॉट ऑर्डिनरली बी अलाउड टू टेक ए डिफरेंट स्टैंड इन रिलेशन टू कंप्लायंस ऑफ अनदर पार्ट ऑफ टेंडर कॉन्ट्रैक्ट। किसी दूसरे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को इसमें जो ना रिलैक्सेशन के लिए कोई उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नॉट ऑर्डिनरली बी अलाउड टू टेक ए डिफरेंट स्टैंड, कोई दूसरा स्टैंड लेकर के उसमें ऐसा था तो उसके हिसाब से हमने ये स्टैंड ले लिया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। द कंडीशंस ऑफ द टेंडर फुल्ली unless the court otherwise finds the relaxation of a condition which being essential in nature could not be relaxed and thus the same was wholly illegal and without jurisdiction। अगर ऐसी कोई कंडीशंस है जिसको कि रीजनेबलनेस में और जुडिशियल आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस का फॉलो अप होने में हो सकता है, उसके अलावा कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ऐसे केसों में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एजेंशियल कंडीशंस वर लेट डाउन वर फुलफिल्ड देन नो इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। अगर एजेंशियल कंडीशंस जो लेट डाउन थी सब लेजिस्लेशन में या लेजिस्लेशन में या रूल्स रेगुलेशन में, तो वो कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई हैं, तो उनको बे कोर्ट कोई दिक्कत नहीं देगा, कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी गिवन प्रियॉरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म ए कार्टेल। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहली प्रियॉरिटी होती है, रीजनेबलनेस, पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर इनके अलावा कुछ हो रहा है तो उसमें कार्टेल का मतलब ये हुआ है कि संघ के माध्यम से कोई आप उसमें कोई यूनियनबाजी नहीं कर सकते, नेतागिरी नहीं कर सकते। वेयर डिसीजन हैज़ बीन टेकन प्योरली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट द कोर्ट ऑर्डिनरली शुड एक्सरसाइज जुडिशियल रिस्ट्रेंट। न्यायिक संयम बरतेगा कोर्ट, उसमें न्यायिक संयम बरतेगा अगर पूरी तरह से उसका जो है ना लेट डाउन प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, और वो प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस का फॉलो कर रहे हैं, वो रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फॉलो कर रहा है, उसके सुपरसीडिंग नहीं है, तो वो कोर्ट कुछ नहीं करेगी। दी जैक आपके दी JACK ऑफ एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस DG ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एक केस था। द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज वेल सेटल्ड लॉ दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट बी गिवन ए वेरी लॉन्ग रोप। पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट बी गिवन ए वेरी लॉन्ग रोप, मतलब उन्हें बहुत बड़ा रास्ता देने का मतलब रास्ता देने का मतलब उनको दिया गया है, ज़्यादा दिया गया। फुल फ्रीडम एंड फुल लिबर्टी इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, पॉलिसी को बनाने में उनको पूरी लिबर्टी दी जाती है, अब पूरी लिबर्टी दिया गया है और उसको फॉलो कर पॉलिसी। दो द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज कैन नॉट बी एब्सोल्यूट,
एंड अनक्वालिफाइड अनफिटेड। अनक्वालिफाइड अनफिटेड और जो ना एब्सोल्यूट भी नहीं है, कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। उनकी जो डिस्क्रिशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो अनक्वालिफाइड हो रही, अनफिटेड हो रही। द सेम कैन बी मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेयर it can be shown to arbitrary unreasonableness, violative and statutory provisions। जिस तरह से आप ये समझिए कि जैसे JACK आप एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस DG ऑफ सिविल एविएशन, द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज वेल सेटल्ड लॉ दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट बी गिवन ए वेरी लॉन्ग रोप। देना चाहिए, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको लिबर्टी देना चाहिए, कम से कम रूल्स रेगुलेशन फ्रेमिंग और सब सब लेजिस्लेशन बना लें और बना करके कुछ भी काम करते हैं। क्योंकि काम करने के लिए लेजिस्लेटर नहीं आएगा, वही करेंगे, उन्हीं को करना है। उनको इसलिए फुल लिबर्टी दिया है, फुल फ्रीडम दिया हुआ है, फुल लिबर्टी दिया हुआ है। फ्रेमिंग द पॉलिसीज दो द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। फिर भी उनका जो डिस्क्रिशन है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। एंड अनक्वालिफाइड, और वो अनक्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर अनफिटेड भी नहीं होना चाहिए। और अनकैनलाइज्ड भी नहीं हो। और द सेम कैन बी ए मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि वो अगर किसी भी तरह से अनरीजनेबलनेस में आ गए, एब्सोल्यूट उनकी जो पावर डिस्क्रिशन की है उसमें अनक्वालिफाइड मिल गया, अनफिटेड मिल गया, अनकैनलाइज्ड मिल गया, अनरीजनेबलनेस मिल गया, तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उसको जो ना उसके पावर में आ जाएगा, उसको अल्ट्रा वाइड कर सकता है, उसको इनवैलिडेट कर सकता है और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के हिसाब से देख करके उसको क्वेश भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये तो टॉपिक है थोड़ा सा सभी लोगों के नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब ये नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर यही है। सभी लोग आते हैं और सब स्टेट के लिए काम करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, जो भी लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक, जिलाधिकारी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक। ये तो हो गए अपने। और ऐसे ही जो ना वो प्रोसेस में सेंटर में भी सब जाते हैं। तो सब स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, स्टेट मशीनरी है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्क्रिशन है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन के पे हमने ये कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ तो उसके बेस पे केस किया जा सकता है, जाया जा सकता है, और केस भी बहुत है। और फंडामेंटल राइट के लिए तो 32 में सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते ही हैं, और 226 में हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ लीगल राइट के लिए 226 227 में जाते हैं। ऐसे ही 136 में सुप्रीम कोर्ट में और किसी केसेस से भी लोग चले जाते हैं, स्पेशली पटिशन जिसे बोलते हैं। इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में भी जा सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी के जो सब लेजिस्लेशन हैं और जो कोई लाइसेंस इशू कर रही हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं या कोई फर्में किसी भी तरह से लगी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहा है, उन सब में अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये सारे थोड़े से पॉइंट थे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। नमस्कार।